Hello everyone, how is up? I hope you all are doing very well. My name is Hayul, your elder brother, who is here to provide you educational content through this channel for helping you in the exams. So please don't forget to like, share and subscribe. That's motivate me a lot for making videos. तो अभी इस टाइम पे दिसंबर का महीना चल रहा है और तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो गया होगा। तो मैं इस टाइम पे सोच रहा हूँ कि सोच रहा था कि क्यों ना प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एनालाइज करके तुम्हें प्रोवाइड किया जाए इस चैनल के जरिए। तो फिर उससे तुम्हारा भी हेल्प हो जाएगा। तो इस चैनल पे मैं सोच रहा हूँ अभी से कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, खास करके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पहले डिस्कस किया जाए। उसके बाद जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस होंगे, अभी के टाइम पे तुम्हें पता ही है कि सीबीएसई में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, वो बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, लॉजिक वगैरह लगा के। तो वो सब भी डिस्कस कर किया जाए इस आखिर के महीने में। और आज के जो वीडियो है, जहाँ पे मैं एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ सीबीएसई नहीं, किसी भी बोर्ड्स की जो स्टूडेंट्स है, वो फॉलो कर सकता है। क्योंकि एमसीक्यू में तुम्हें पता ही है, एक बार देखना होता है, उसके बाद तुम किसी भी टाइम पे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, सॉरी, मैं खुद एक बच्चा हूँ, इसके लिए सॉरी। बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यू में ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा बार रिपीट हुआ, वो सब नहीं देखूँगा। मैं सिर्फ सीधा-सीधा 4-5 साल या फिर 6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है, वो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने लग जाऊँगा। तो अभी मैं पहले क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, उसका ऑप्शन लगा के फिर यहाँ पे आता हूँ। सीबीएसई 2025 के जो बेसिक वाले पेपर थे, उसके पहले जो क्वेश्चंस है, वहाँ पे पूछा था कि एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज 1, देन देयर एलसीएम इज। ये चारों में से किसी एक होगा। अभी क्या बोल रहा है वो, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स क्या है, ए एंड बी। इसके लिए हमें एक रिलेशन आना चाहिए, जो पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, रियल नंबर्स के क्लास 10 मैथ के जो पहला चैप्टर है, उससे उसमें वहाँ पे हमें एक रूल पढ़ता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है। मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तीसरे के तीन नंबर्स के लिए भी होता है, मैंने लिखा था। तो उस फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे वो बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, उन दोनों के एचसीएफ है 1। उसके बाद नंबर्स हमें एलसीएम हमें पूछा है और नंबर्स दे के रखा है ए एंड बी। हमारा जो फॉर्मूला था, एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी, एलसीएम एंड एचसीएफ, वो किसके साथ इक्वल होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ इक्वल होता है। दो नंबर्स होगा तो फिर दोनों के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है। तीसरे के लिए भी बहुत लेंदी वाला फॉर्मूला बन जाता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते नहीं है। इस टाइप के जो फॉर्मूला है उतना यूज करते नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो एचसीएफ जो है ये 1 है। अभी ये 1 होगा तो 1 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होके एलसीएम ही रह जाएगा। तो इस साइड में इसके वैल्यू 1 दे के रखा है यहाँ पे। तो वहाँ वो वाला 1 यहाँ पे आएगा, इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होके एलसीएम ही रह जाएगा। और यहाँ पे ए इंटू बी एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, वहां पे बोला है कि द नंबर 3 प्लस रूट टू इज, क्या होगा, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर बोला है और नेचुरल नंबर बोला है। तो हम ये भी पढ़ के आए हैं, पहले चैप्टर में हमने प्रूव भी किया है कि जो रूट टू होगा वो हमारा हमेशा क्या है, इरेशनल रहेगा। कोई भी नंबर जो रूट के अंदर से निकलेगा नहीं, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। वो हमने प्रूव भी किया है। ये क्या है, को प्राइम नंबर्स की जो आइडेंटिटी होता है, उसका जो जनरलिटी होता है, वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देता है, जब हम इसको उल्टे तरीके से एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, कि प्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो ये उस कारण से ये क्या है, रेशनल रहता नहीं है, इरेशनल बन जाता है। तो कोई भी एक इरेशनल नंबर के साथ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, डिवाइड करो, हमेशा वो चीज इरेशनली रहेगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमें पता ही है। और उसके साथ 3 को ऐड किया गया है, तो वो भी इरेशनल ही रहेंगे। तो फिर क्या है, यहाँ पे भी ऑप्शन ए हमारा, सॉरी, ऑप्शन ए तो रेशनल हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद वहां पे बोला था कि रेशनल नंबर, रेशनल तो होगा नहीं, इंटीजर बोला था। इंटीजर क्या होता है, तो वो भी मैंने लिखा था कि इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू जैसे कि माइनस, वही भी एक बड़ा नंबर सोचो, उससे आते आते -4, -3, -2 ऐसे जाएगा, ऐसे करके करके जीरो जाएगा, वापस से 1 2 3 ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब क्या है, इंटीजर्स होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे तो इसको एन से लिखते हैं अपन, तो नेचुरल नंबर के लिए एन आता है। तो उसके लिए 1 2 3
इस तरह से बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो नंबर्स इन दिस मैनर्स आर नोन टू बी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे मतलब डेफिनेशन एक था, मैंने देखा था कहीं पे भी, तो मतलब उस टाइप की क्या है, मतलब ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो फिर नेचुरल नंबर नहीं है, यह हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होता है, बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे वो पूछ रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज। इस इक्वेशंस की जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इनमें से कौन सा होगा, हमें निकालना है। अभी डिस्क्रिमिनेंट में थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, क्या होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मान लो जो है, मतलब एक पहले पहले बात तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो जो जनरल इक्वेशंस है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लो हमारा सी इज इक्वल टू 0, ये मान लो हमारा जनरल इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक के। तो इसके लिए एक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कोई भी रूट फाइंड आउट करने का किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए वो लग रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर की चीज है, रूट के अंदर का जो चीज रहता है उसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें वही डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जो मतलब फॉर्मूला होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू बिठाने के लिए यहाँ से हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। एबीसी की वैल्यू इस इक्वेशन से कंपेयर करके आएगा। तो देखो एक्स के सामने जो रहता है वो ए रहता है, तो यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ए की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद बी क्या है, एक्स के सामने रहता है, एक्स के सामने यहाँ पे -3 है, तो -3 अपना बी हो जाएगा। और सी क्या है, सी एंडिंग में रहता है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है अपना -2। तो ये तीन वैल्यू यहाँ पे बिठाने पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। तो बी स्क्वायर पूछा है, तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू है अपना 1 और सी की वैल्यू है अपना अगेन -2, तो 1 इंटू -2। तो इसी को जब तुम सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 के स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस अपना अपने आप में ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जब तुम दो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो ये होगा +9। एंड देखो ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या रहेगा, उसके बाद हमें प्रोडक्ट करना है किसका, 2 1 एंड 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अभी देखो यहाँ पे इस दोनों को जब मैं जोड़ कर मतलब एडिशन करूंगा तो फिर हमारे पास आएगा 17। अभी ये 17 अपना ऑप्शन क्या है, 17 अपना ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या है, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है कि द इक्वेशन ये जहाँ पे x इज नॉट इज इक्वल टू 0 है इस एक्सप्रेस्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ये जो जनरल इक्वेशंस है उसके मतलब उसकी फॉर्म में, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी इज, क्या बोल रहा है, ये एक इक्वेशंस है उसको एक्सप्रेस किया जाए किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इक्वल टू 0। और उसके बाद हमें ए बी सी कंपेयर करके उसकी वैल्यू चाहिए, इनमें से कौन सा होगा। तो पहले इस इक्वेशंस को अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दे के रखा है क्या, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, सॉरी 0 नहीं है, 3 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x 0 बिठाओगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये इज नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन से क्या है, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका कोई काम भी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहली बात तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। तुम एलसीएम ले लो, उसमें एलसीएम ले लो यहाँ पे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो हो जाएगा। या फिर तुम एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या, क्योंकि सामने क्या है, एक्स स्क्वायर चाहिए और इसके मतलब इस पे क्या करना है हमें, इसमें हमें मतलब लेना है इस फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर चाहिए। तो फिर तुम क्या है, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होकर यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स एक्स क्या है, एक्स इंटू 1/x बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3x। अभी देखो एक्स एक्स कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये 3x यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में आने के बाद माइनस में हो जाएगा, -3x। और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स कैंसिल जाने के बाद +1 बचा, तो +1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए ताकि हम वहाँ पे वो कर सकते हैं, मतलब जो मांगा है वो निकल सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है, -3 है, एक्स के सामने -3 है। एंड सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1।
तुम इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा A1 B-3 एंड C1। तो हमें पूछा है कि ये इसमें क्या है A माइनस B प्लस C, वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर दो, एक आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो A की वैल्यू क्या है अपना, A की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू -3, माइनस पहले से था और एक -3 हमें लगाना है, प्लस C की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे 1, ये माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर बन जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 प्लस अगेन यहाँ पे 1। तो क्या हुआ 3 और 2 कुल मिला के हो जाएंगे 5। तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए है, क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। एक लाइन की मिड पॉइंट एक लाइन को उस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ऑब्वियसली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो ये है अपना एक लाइन मतलब लाइन सेगमेंट बोला है, लाइन का एक टुकड़ा। उसके बाद बोल रहा है कि उस लाइन की जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट की क्या है मिड पॉइंट। मान लो यहाँ पे क्या है बीचों बीच जो मिड पॉइंट है, जो बीच में लाई करेगा वो पॉइंट अपना मान लो कोई सा भी एक पी मान लो। अभी इस मिड पॉइंट ने इस लाइन को इक्वली दो भागों में मतलब डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होगा वो पोर्शन यहाँ से इस पोर्शन के साथ क्या है सेम होगा। अब रेशियो मतलब क्या है, मान लो इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका भी एक मैग्नीट्यूड है, उसको अगर रेशियो लोगे मतलब कि मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है x है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा x ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा अगर 5 सेंटीमीटर हुई तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो जब तुम इसका रेशियो लोगे किसी के साथ भी, मतलब ये x के साथ तुम ये x की रेशियो ले रहे हो, तो x x कैंसिल होने के बाद मतलब कि 1 1 रह जाएगा, तो 1/1 यानी कि वो 1:1 रेशियो रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है अपना सी, ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अभी 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब सिमिलरिटी के लिए कौन सा मतलब क्राइटेरिया नहीं है पूछा है, ठीक है, नोट पूछा है। अभी देखो पहले सिमिलरिटी और मतलब हमारे पास ट्राइंगल्स की अगर बात करूं तो दो ट्राइंगल्स की हम दो तरह की पढ़ाई करते हैं। मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है। अभी इसको हम सिमिलर कब कहेंगे और कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, इनमें हमारे पास दो तरह की कंडीशन बनते हैं। मतलब कि सिमिलर मतलब कि देखने में सेम, एक ट्राइंगल छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, सिमिलर होगा। और इसके जो सिमिलर के लिए एक ही कंडीशन होता है कि जो उसके सारे एंगल है आपस में क्या है इक्वल रहता है, ये एंगल इसके साथ इक्वल रहता है। और जो कॉन्ग्रुएंट होगा इसके साथ ये पूरा एग्जैक्ट क्या है सेम होगा, मतलब मान लो कि ये साइड के साथ ये साइड, ये साइड के साथ ये साइड, ये साइड के साथ ये साइड, तो इसको अपन बोलते हैं क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसको अपन बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। एक छोटा बड़ा हो सकता है। अभी कोई भी दो ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिवर्स कर दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिल कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और ये 5 6 की कंसेप्ट है तुम्हें आता भी होगा। अभी ये कोई भी दो ट्राइंगल को मतलब पहले बात तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास मतलब तीन चीजें इक्वल होना जरूरी है। मान लो तीनों साइड हो सकता है एस एस एस, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, तीन साइड इक्वल हो जाए तो इसको अपन बोलेंगे क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। तो उसके बाद मतलब तीन होना चाहिए। अभी साइड तीन ना होके एक भी दो भी हो सकता है, दो साइड और एक एंगल, इसको अपन ऑल दो ऐसे लिखते हैं SAS अच्छा दिखाने के लिए। उसके बाद और भी एक वो होता है कि दो एंगल एक इक्वल हो जाए एक साइड, और लास्ट हमारे पास एक कंडीशन आता है कि RAS, जहाँ पे क्या है एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज एक साइड इक्वल होता है। तो ये चार कंडीशंस के लिए मतलब इन 7 टाइप के कंडीशंस के लिए हमारे पास क्या है कॉन्ग्रुएंट होता है। अभी मैंने बताया था कि जब तीन एंगल इक्वल होता है तो एक छोटा बड़ा हो सकता है, उस केस में क्या है मतलब तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो फिर क्या है ये हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि और एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये क्या है आपस में सिमिलर भी है। सिमिलर मतलब क्या है जो देखने में सिमिलर हो, एक छोटा बड़ा हो सकता है, और कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एग्जैक्ट। अभी कोई एक सिमिलर चीज को तुम सॉरी कोई एक कॉन्ग्रुएंट चीज को तुम एग्जैक्ट बोल सकते हो। मान लो ये पेन है इसके साथ मैं और एक पेन ले लूं, वो एग्जैक्ट इक्वल होगा, मैं इसको सिमिलर भी बोल सकता हूँ, वही बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, वो आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। कन्ग्रेंट के लिए ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होता है, मतलब कि कन्ग्रेंट ट्राइंगल को अपन क्या कह सकते हैं, सिमिलर भी कह सकते हैं। तो ये सारों सिमिलर है, और ये कंडीशन जहाँ पे दिखे वो भी सिमिलर है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिमिलर नहीं है। पहले मतलब तीनों एंगल की क्या है, उसने कंडीशन दिया है। ऑब्वियसली जब सिमिलर होता है ये कंडीशन होगा ही होगा। और उसके बाद एस 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 या फिर ये तीनों कंडीशंस क्या है, ये तीनों कंडीशंस है अपना कॉन्ग्रेंट होने के लिए। जब कॉन्ग्रेंट होगा तो ऑब्वियसली वो सिमिलर होगा ही होगा। यानी कि एक भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा निकलता नहीं है, मतलब कि तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तीनों केसेस में ट्राइंगल जो दो लेंगे वो दोनों आपस में सिमिलर होगा ही होगा। इन तीन केस में तो क्या है, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा। सॉरी, इन तीन केसों में एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा, और इसमें क्या है, सिमिलरिटी के जो रूल है वो वाला फॉलो कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो फिर इसको जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा, किसी को भी मतलब अटेम्प्ट करके आया होगा, तो उसकी क्या है आंसर, मतलब उसको 1 मार्क मिल गया होगा, अगर जो जिसने भी अटेम्प्ट किया। तो इसका आंसर मतलब और एक ऑप्शन होना चाहिए था कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से मतलब इनमें से कोई एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये और एक चीज बता देता हूँ, आगे जाके ये मतलब काम आएगा। कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी जो साइड की रेशियो है वो हमारा मतलब सेम रहता है। तो मान लो यहाँ पे ए एंगल है ए बी सी, और यहाँ पे एक मतलब ट्राइंगल है पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब ये कंडीशन है, ठीक है, तुम इसको नोट डाउन कर लेना। ये उसका इसके बाद वाले क्वेश्चंस में भी आगे आएगा, और ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो फिर उसके बाकी सारे सीस इक्वल होंगे। मान लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो फिर मतलब 3 सीस अगर अपन दिखा दिए तो उसके बाकी सारे सीस को अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट। मान लो मतलब ऐसे एस की कंडीशन से ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हुआ। मान लो दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल होगा, तो बाकी जो साइड बचा हुआ है, इस साइड को इसके साथ, इस साइड को इसके साथ, इस एंगल को इसके साथ, ये सारे सीस हम क्या है, सीपीसीटी के अनुसार इक्वल बोल सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, रूल हो जाएगा। लेकिन सिमिलरिटी के लिए अपन एक ही चीज लिख सकते हैं, वो क्या है, उसकी जो रेशियो है, साइड्स की रेशियो, यानी कि ए बी इस साइड के साथ इसकी रेशियो इक्वल होगा पी क्यू के साथ। मतलब पी क्यू के साथ अगर रेशियो निकले, वो रेशियो इस साइड के मतलब इन दोनों साइड के रेशियो के साथ इक्वल होगा। क्या है, ए सी और उसके बाद पी आर, ये रेशियो के साथ इक्वल होगा, और नीचे वाले के साथ भी इक्वल होगा, बीसी के साथ क्यू आर, मतलब कि बीसी रेशियो के साथ क्यूआर। अभी तुम ये किसी भी तरह से लिख सकते हो। अगर तुम अंदर के साइड्स पहले ऊपर लिखते हो तो फिर तुम्हें सारे साइड ऊपर लिखने पड़ेगा। मतलब कि इस साइड में क्या है, बाहर के जो ट्राइंगल के साइड्स है मैंने सारे ऊपर लिखे, और अंदर के जो ट्राइंगल के साइड्स है बाकी सारे नीचे लिखे। तो फिर अगर तुम इसको मतलब बाहर वाले भी अंदर वाले भी पहले लिख लेते हो, बाहर वाली बाद में लिखते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा रेशियो हमेशा क्या है, सेम आएगा। लेकिन पहले वाले में बाहर का, उसके बाद दूसरे वाले में बाहर का ऊपर, पहले वाले के नीचे, ऐसे उलट पलट मत कर देना, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक ट्राइंगल के साइड्स तुम्हें या तो ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो फिर ये था अपना कंसेप्ट। तो इसको तुम लिख भी सकते हो, और ये था इसकी आंसर। अभी मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। उसके बाद पूछा है कि फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ पी। पी के मेजर के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है, इस क्या है, इस डायग्राम में से। अभी यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है। अभी ट्राइंगल के बारे में हमारे पास दो चीजें पता होती है, एक क्या है कन्ग्रेंस, और क्या है सिमिलरिटी। अगर तीन तीन चीजें मतलब साइड एंगल कुछ भी हो जाए, तीन अगर हम दिखा दे एक्सेप्ट 3 एंगल्स, ओके, तीनों एंगल्स के छोड़ के, मतलब 3 एंगल्स इक्वल हो जाए उसको छोड़ के, बाकी कोई भी साइड एंगल या फिर साइड साइड मिला के 3 अगर इक्वल हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं कन्ग्रेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो हमें देखना है, तो किसी के साथ कोई मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 √3, यहाँ पे 6 √3, साइड तो मिल नहीं रहा है, एंगल दिया ही नहीं रहा है, मतलब दिया ही है नहीं। तो फिर यहाँ पे अपन क्या नहीं कर सकते, कोई कन्ग्रेंट की रोल नहीं लगा सकते। लेकिन सिमिलरिटी के लिए हमें जैसे कि एंगल चाहिए, एंगल कहाँ पे मिलता है, सिमिलरिटी में भी मिलता है, तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो उस ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो उसके लिए अभी जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था या फिर स्लाइड था, वहां पे मैंने लिखाया था कि हमारा रेशियो अगर सेम हो जाए तो फिर उस ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो रेशियो अपन क्या कर सकते हैं, सेम कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अगर 12 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 मिलेंगे,
सिमिलरली 6√3 को अगर मैं 3√3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी मुझे 1/2 मिलेंगे। और 3.8 अगर 7.6 को मतलब 7.6 को अगर 3.8 से डिवाइड करेंगे, वहां पे भी 1/2 हमें मिलेंगे। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो जाएगा। कैसे देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल दे के रखा है, हमें क्या है, रेशियो निकालना है। तो पी आर सॉरी पी क्यू और बी सी, अगर इन दोनों को रेशियो लूं मैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी, क्या मिलेगा? पी क्यू की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 6 12 में क्या है, 2 टाइम जाएगा। अगर मैं ऐसे लूं, अगर इसको ऊपर लेते तो 1/2 मिल जाता, कोई बात नहीं। बड़े वाले को मतलब इस ट्राइंगल की जो साइड्स है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज माइंड में रखना। उलट पलट मत कर देना, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या है, अगर मैं इसको लिख लिया तो अभी मुझे सारे के सारे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मिल गया। सिमिलरली अगर मैं 6√3 को यानी कि पी आर को यहाँ पे 2 मिला है, ऐसे कर रहे हैं। अगर तुम इसको उल्टाओगे, मतलब बीसी और पी क्यू लेते तो 1/2 मिलता है, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं पी आर को, सॉरी इस ट्राइंगल को पहले लिया था, तो पी क्यू मैंने दोबारा लिख लिया, सॉरी गलती से। पी आर को अगर मैं 6√3 को किससे डिवाइड करूं, ए सी से करूं, तो फिर क्या मिलेगा? पी आर की वैल्यू क्या है, 6√3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओ सी लिख भी सकते हो कुछ भी। और क्या है, ए सी, क्योंकि कैंसिल ही होना है। और ए सी क्या है, 3√3 सेंटीमीटर। अभी ये सी 3 6 में 2 टाइम्स जाके यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सेट रह गया, यानी कि हाँ, इस सेट के साथ इस सेट मिला, ठीक है। अभी 3.8 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7.6 से, क्योंकि हमें कट के 2 भी मिलना चाहिए, इसीलिए हम मिला रहे, ठीक है। तो फिर क्या है, आर क्यू को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, ए बी से, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर क्यू की वैल्यू था 7.6 सेंटीमीटर, वही। और यहाँ पे था 3.8 सेंटीमीटर। अभी तुम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, उसके बाद ये इसके साथ काटोगे तो 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 टाइम्स आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा। और पॉइंट यहाँ पे इसलिए कट गया क्योंकि दोनों साइड में क्या है, सेम डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद ही क्या है, पॉइंट्स है। तो इस टाइम पे अपन पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। ऑल्दो इसका एक मेथड है कैसे आता है, तो उसको मैंने दिखाया नहीं, शॉर्टली ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो तीनों केसेस में क्या है, अपना रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये दो इक्वल, सॉरी ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर हुआ तो फिर कैसे सिमिलर है, उसको अभी हमें मैच करवाना है। तो देखो, मतलब इस साइड के साथ 6√3 के साथ, मतलब 6√3 सेंटीमीटर के साथ, इस साइड क्या है, मिलाना है हमें, ठीक है। एक को अंदर लिख लो, छोटे वाले को अंदर लिख लेना, बड़े वाले को बाहर लिख लेना, ठीक है। तो फिर इसको अगर मैं इस साइड को ऐसे रखूं, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल मतलब ऐसे जाके यहाँ पे घूम जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल ऐसे जाके यहाँ पे घूम जाएगा। तो फिर इसको अगर मैं उस टाइप से लिखूं, तो मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल पहले मैंने ऐसे ड्रॉ किया। इस साइड पे क्या है, 7.6, ये मान लेना, एक साइड मिला रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काटा किसके साथ था, 7.6, ये 3.8 के साथ काटा था। तो ये वाला एसी वाला पार्ट, पहले बात तो इसका नाम लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पी। अभी इसको अंदर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा छोटा है। तो फिर यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल होगा। अभी नाम क्या होगा, ये वाला के साथ इस साइड के साथ ये साइड कटा, तो फिर इस साइड के जो मतलब पैरेलल होगा, ये साइड होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इस साइड गया, तो फिर यहाँ पे सी बच गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, सी हो जाएगा, सी पॉइंट। अभी देखो, मैंने बताया था कि ये एंगल इसके साथ इक्वल, ये एंगल इसके साथ इक्वल, ये एंगल इसके साथ इक्वल, जब भी वो सिमिलर होता है तब। अभी यहाँ पे हमें ए एंड सॉरी ए 80 डिग्री एंड 60 डिग्री वैल्यू दे के रखा है। ए की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री, और बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। अभी हमें क्या है, पी पूछा है, तो पी और सी बिल्कुल इक्वल है। अब इसी कैसे निकलेगा, हमारे पास पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे क्या था, 80। तो इन दोनों और ये एंगल, ये तीनों मिलाने के बाद क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 60 एंड 180 क्या होगा, 140 डिग्री। अभी 140 डिग्री के साथ क्या प्लस करो कि 180 डिग्री बन जाए, तुम ऑब्वियसली कहोगे कि 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 डिग्री किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू जब भी हम 40 रखेंगे तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि ट्राइंगल की जो सॉरी एक ट्राइंगल की जो एंगल की जो सम की फॉर्मूला है वो मैच कर जाएगा। तो फिर ये एंगल ऑब्वियसली हमारे पास 40 आ जाएगा। तो 40 आने के बाद क्या है, पी के साथ सी इक्वल, यानी कि पी की वैल्यू भी 40 आ जाएगा, ठीक है।
तो p की वैल्यू 40 आने पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला है कि इन द गिवन फिगर पी इज टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर ओ। अभी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में क्या है, पी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब कि एक ट्राइंगल को ऐसे शो कर जाएगा, मतलब टेंजेंट मतलब किसी भी चीज को ऐसे शो कर जाएगा, एक ही पॉइंट पर टच होगा। ठीक है। तो ट्राइंगल में यहाँ पे दिखने में बहुत सारे पॉइंट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टच एक ही पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच हुआ है। अभी वो बोल रहा है कि ये टेंजेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि सेंटर ओ है। ठीक है, ओपी क्या है, अपना 10 सेंटीमीटर है। देन एपी, और यहाँ पे एंगल भी डायग्राम में देख रखा है, पी एंगल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री, और एपी की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर देख रखा है। अभी तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो पढ़ा है उसमें क्या है, हमें सिर्फ एक रेशियो लगाना पड़ता है, पड़ेगा तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक एंगल देख रखा है, एंगल के साथ साइड के रिलेशन कब होगा, ट्राइंगल की जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फॉर्मूला है उसके साथ होगा। तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं या फिर वो कर दूं, क्या है हमारे पास, पहले 3 के लिए याद रखते हैं, उसके बाद उसको उल्टा के हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या था, साइन कोस और सॉरी साइन कोस और टेन था। इसको जब अपन उल्टाते हैं या फिर पलट देते हैं, साइन बन जाता है कोसेक में, कोस बनता है सेक में, और टेन बन जाता है कोट में। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला अगर अपन लिखे तो बाकी तीनों के लिए एज इट इज रह जाता है। और फॉर्मूला के रूल क्या था कि पी बी पी ए इज उसके बाद क्या है बी, ये अपना फॉर्मूला था। क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। और ये था अपना साइन के लिए, ये है अपना कोस के लिए, ये है अपना टेन के लिए, ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी वहां पे बोल रहा है कि पहली बात तो एक हमारे पास ट्राइंगल देख रखा है, और इस ट्राइंगल में अपन क्यों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, कि किस लिए मतलब लगा रहे हैं, उसका तो एक लॉजिक होना चाहिए ना। क्योंकि देखो, ये है अपना एक क्या है, सर्कल, सर्कल में क्या है, एक क्या है टेंजेंट। अभी कोई भी टेंजेंट सर्कल में जब क्या है, क्या क्या करता है, मतलब छू के जब जाता है तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस हमेशा क्या है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कि राइट एंगल होता है। अभी ये एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक राइट एंगल है। अभी ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल हो तो उसी टाइप के लिए तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बना है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहाँ से आया, एक ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में क्या है 90 डिग्री के एंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। अभी कौन सा लगेगा, देखो, क्योंकि जो 90 डिग्री मतलब एंगल बनाता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो बेस के टाइम में रहता है वो होता है हमारा बेस। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूं, एक सेकंड रुको। हाँ, तो सॉरी, क्या था कि यहाँ तक अपना बात चल रहा था। अभी यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या है, ये अपना 90 डिग्री है। अभी 90 डिग्री ये होगा, तो फिर इस ट्राइंगल को अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो कि ये वाला जो ए पी है, मैं पहले ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे ए है, तो ए के ऊपर क्या है, ये एक 90 डिग्री टाइप है, और यहाँ पे ऐसे है, और ओ पी ओ यहाँ पे है, ए सी ओ, मतलब इस ट्राइंगल ही मान लो तुम, उधर से मैंने काट के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि और ये जो एंगल पी है ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये चीज याद रखना, अभी हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगाना आसान हो जाएगा। और ये क्या है, ये ए पी जो है ये अपना बेस होगा, क्योंकि बेस के साथ मतलब नीचे की ओर है, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले क्या है, बेस होगा। इस ट्राइंगल को मैंने नीचे शिफ्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सेंटर की जो ओ पॉइंट है यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अभी कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है उसने पी ए की सिर्फ एपी की वैल्यू, अभी बेस की वैल्यू, ये बी की वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास 30 डिग्री है, और एक वैल्यू देकर रखा है, किसकी वैल्यू, ओपी की वैल्यू। ओपी की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें 10 देकर रखा है। ठीक है, 10 देकर रखा है। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो लगेगा, एक तो बेस चाहिए और एक क्या चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूस चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, हाइपोटेन्यूस एंड बेस हमारा ये वाला रेशियो काम करेगा। और ये किसका है, कॉस का है। तो कॉस एंगल कितना देकर रखा है, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। और ये क्या है, अपना होता है फॉर्मूला, मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अभी cos 30 की वैल्यू की क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होता है sin 60 डिग्री की वैल्यू, और वो होता है √3/2। तुम वैसे याद रख सकते हो, रूट 0 से लेकर 90 तक याद रख के, साइन 0 की वैल्यू cos 90 के साथ इक्वल होता है, और cos 30 सॉरी sin 30 की वैल्यू
cos 60 के वैल्यू के साथ याद रहते हैं, और मतलब ऐसे याद रख सकते हो। और 45 के वैल्यू cos और sin दोनों में सेम है, और मतलब sin 60 की वैल्यू cos 30 के साथ इक्वल है। तो मैं ऐसे मतलब ट्रिक बना के याद रख सकते हो। और बेस, बेस यहाँ पे क्या देख रखा है, मतलब बेस हमें पूछा है, क्या है, बेस है अपना AP, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस हमें देख रखा है 10, सॉरी यहाँ पे होगा 10। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 इस 10 में जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे क्या बच गया 1, 1 इंटू AP, वो अपना AP बन जाएगा, और 5 इंटू रूट 5 के साथ √3 मल्टीप्लाई होकर 5√3 होगा। यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 2 इस 10 में क्या है, 5 टाइम्स जाएगा, तो आंसर अपना 5√3 आ रहा है। 5√3 कौन सा ऑप्शन है, √3 कौन सा ऑप्शन है, 5√3 अपना ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वहां पे पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। कुछ नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज है वो हमें 0 to 90 तक याद होनी चाहिए। तो पहले बोल रहा है कि tan 45 डिग्री क्या है, cot 45 डिग्री के साथ इक्वल है। ऑब्वियसली tan 45 डिग्री के क्या है, वैल्यू क्या है 1, और इसको cot 45 डिग्री जब तुम इसको उल्टाओगे तो फिर वो भी बन जाएगा 1 और 1, ये मतलब 1/1 पलट के 1/1 ही बन जाएगा, तो ये इक्वल है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट बोला है, ये करेक्ट है, मतलब फॉल्स पूछा है, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद बोला है sin 90 क्या है, sin 90 की वैल्यू भी क्या है 1। सिमिलरली tan 45 डिग्री वो भी 1 ही आता है। तुम जब tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, क्या है 0। उसके बाद 1/√3, उसके बाद 1, उसके बाद वापस से √3, मतलब कि 30 के tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, उसके बाद √3 क्या है tan 60 डिग्री, उसके बाद नॉट डिफाइंड बन जाता है जब 90 पे चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद बोला है कि sin 30 cos 30 डिग्री के साथ इक्वल नहीं। sin 30 के वैल्यू क्या है, होता है हमारे पास 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद cos 30 डिग्री के वैल्यू क्या है, मतलब सॉरी क्या, √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। ये वैल्यू कभी इक्वल नहीं है, तो फिर ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसके बाद sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये तो हमें पता ही है, इससे पहले भी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बता रहा था कि sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों क्या है, सेम है, एक ही जगह पे है, मतलब शायद 0, 30, 45, तो फिर दोनों का वैल्यू क्या है 1/√2 है। तो क्या है हमारा जो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a इज, इसका वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है 101। अभी 101 हमारा कौन सा फॉर्मूला में आते हैं, ऑब्वियसली एक फॉर्मूला आता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला के, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूला तुम्हें याद है, कितने, दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा होते हैं, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और दूसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, और तीसरा है हमारा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x समान मतलब इक्वल टू 1। ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया। और जो बेसिक कंसेप्ट साइन ऑपोजिट कोसेक का, ये कंसेप्ट, मतलब ये चीज हमें आना चाहिए। अभी देखो सारे फार्मूला नहीं चाहिए, मैंने जितने भी फार्मूला है वो सारे बता दिए, सारे नहीं चाहिए। यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। तो 10 का और एक फार्मूला होता है, सॉरी 10 एक्स मान लो, वो होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। अभी ये x कोई भी एंगल हो सकता है, तो फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे a से बोला है, ठीक है। तो x हमारा a, sin 10 अगर लिखो तो sin a डिवाइडेड बाई cos a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको पहले तोड़ मोड़ के, मतलब जैसे कि हमें 101 इसमें आंसर चाहिए, कब मिलेगा, जब हमारे पास साइन में तोड़ेंगे। जब साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्मूला, मतलब उस पे तोड़ना हो पड़ेगा। यहाँ पे कॉस है, तुम ये देख के भी सोच सकते हो, यहाँ पे कॉस है तो इसको भी कॉस पे तोड़ देता हूँ, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो देखो साइन 10 को जब तोड़ेंगे तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, ऊपर में स्क्वायर है तो फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और इस सॉरी यहाँ पे है माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। इस लाइन से यहाँ तक आया। अभी सेम चीज कॉस स्क्वायर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। अभी कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए को डिवाइड करो 1 मिलेगा, 1 साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस के जगह पे माइनस, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर को डिवाइड करो क्या रहेगा 1, 1 इंटू 1 वो भी 1 ही बन जाएगा। अभी हमारे पास वो फॉर्मूला आता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर -1 चाहिए,
तो फिर ये साइन को यहाँ पे रखो, ये -1 को इधर लाओ, ये cos स्क्वायर को उस साइड भेज दो, मतलब एक लाइन में लिखो, क्योंकि साइन स्क्वायर -1 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एज इट इज -1 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आने के बाद ऑब्वियसली माइनस ही हो जाएगा, इक्वल टू, इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हमें उधर भेजना है, इसको हमें इधर लाना है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो cos स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाने के बाद माइनस cos स्क्वायर, तो फिर इस पूरा से इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर ये है, तो फिर ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे भी cos स्क्वायर है। अभी cos स्क्वायर कट के यहाँ पे माइनस रह जाएगा, और क्या है, कोई भी चीज कटता है तो 1 टाइम्स चीज आता है, ठीक है, पूरा खत्म हो जाता है। तो मतलब कि मान लो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 में कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स ऐसे कटता है। तो फिर ये cos यहाँ पे कट के यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो -1 अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर, मतलब कि इस फिगर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि इस डायग्राम में कौन सा एंगल क्या है, अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमें वो पूछ रहा है। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, मान लो कोई एक ऑब्जर्वर ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी पोजीशन ऐसे है, तो ये इस मतलब यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, वो लाइन होगा अपना क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे जैसे दिखा है कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऐसे मतलब ये जो लाइन होगा, ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि जो बेस के साथ एकदम इक्वली रहे, ठीक है। अभी अगर ऐसे दिख रहा है कोई, और अगर वो मतलब ऐसे रुक के अगर वो नीचे की ओर देख रहा है, तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक मतलब एक रे ऐसे निकलेगा, और इस रे के और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा है और वो ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे है, ये अगर उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसकी जो विजन होगी या फिर उससे उसकी आंखों से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ठीक है। अगर ग्राउंड पे दिखे तो तब जब ये जो एंगल मतलब प्रोड्यूस होगा, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो इस तरफ से है, मतलब ऐसे रुका है, और उसकी जो विजन है वो नीचे की ओर गया है, तो फिर ये जो एंगल फॉर्म हुआ, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जेट हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बाकी ये एंगल ये 90 डिग्री होगा, शायद दिखने में लग रहा है, एक्स एंड वाई, ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जो ऑब्जर्वर की मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऑब्जर्वर की जो आंखों से जो रोशनी निकलेगा, मतलब जो जैसे वो देखेगा, उस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल सी होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। उसके बाद बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजियन इन द गिवन फिगर इज, यहाँ पे एक फिगर देख रखा है, यहाँ पे एक रीजियन शेडो मतलब शेडो से बना के रखा है, ऐसे डॉट 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 करके दिया हुआ है। तो इस डॉट डॉट मतलब इस शेडोड रीजन की, इस शेडेड रीजन की हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। अभी पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक डायग्राम की चारों ओर की जो लेंथ है उसको अपन बोलते हैं पेरीमीटर। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये मान लो एक ट्राइंगल है, और उसकी मान लो साइड लिखता हूँ मैं, ये बी ये सी। तो इन तीनों को अगर मैं अकेले अकेले जोड़ू, इसके साथ मतलब इस साइड इस साइड इस साइड इस तीनों साइड को अगर जोड़ दूं, तो अपना पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर मतलब कि चारों ओर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, पेरीमीटर की मतलब है बाउंड्री की लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा इस ट्राइंगल की लेंथ। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हमें याद करना नहीं होता है, इससे हम सिर्फ चारों ओर की जो बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हमें जोड़ना होता है। मान लो एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, ये बेस मान लो, उसके बाद सॉरी ये लेंथ मान लो, ये क्या है, ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो अगर मैं चारों मतलब एक ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके चारों की जो साइड्स है उसको हमें ऐड करना है, वही हमारा पेरीमीटर बन जाएगा। तो इस साइड अगर एल है तो इस साइड भी एल ही होगा, क्योंकि जब हमारा रेक्टेंगल की क्या है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस बी है तो फिर यहाँ पे भी बी रहेगा, ठीक है। अभी अभी इन मतलब इसको क्या है, सारों को ऐड करना है, तो एल एल हमें 2 टाइम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो 2l बन जाएगा, और बी भी हमें 2 टाइम ऐड करना पड़ेगा, तो 2 भी बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा। अब अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो l प्लस बी आ जाएगा। तो यही होता है क्या है, एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला। ये सब हम क्या कर सकते हैं, चारों साइड को जोड़ के मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शेडेड रीजियन की क्या है, पेरीमीटर चाहिए। तो देखो चारों साइड जोड़ दो, यहाँ पे आर इस मतलब एक ही सर्कल है, तो उसकी रेडियस ये भी जो होगा, ये रेडियस भी सेम ही होगा, ठीक है। सारे रेडियस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आर
प्लस आर, दोनों आर दो साइड ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे शेडेड रीजन ये भी है, ठीक है, ये कार्ब वाला पार्ट आएगा, ठीक है। ये कार्ब वाला पार्ट जो है, मतलब कि जो ये आर्क है, आर्क लेंथ हमें एल दे के रखा है, तो फिर आर प्लस साथ ही हमें एल भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये चारों साइड क्या होगा, एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, सारे बाउंड्री। तो यहाँ पे आर प्लस आर हो जाएगा अपना 2r और प्लस है एल, तो 2r प्लस एल। यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा हमारा। टू क्या क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। टू एल प्लस 2r लिखा है, ठीक है, तो 2r प्लस एल एक ही बात है, उसको इधर मतलब एल को इस सेट लिख लो, एक ही बन जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन पे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल टू द एरिया ऑफ द, क्या बोला है कि सेम सर्कल इज, मतलब कि पूछ रहा है कि रेशियो किस चीज का, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की मतलब 4 हिस्सा करो, उसकी एक हिस्सा की एरिया लो, उसके साथ रेशियो किसके साथ, उसी सर्कल के पूरे एरिया के मतलब एरिया के साथ रेशियो लेना है। मैं समझा रहा हूँ, देखो ये मान लो अपना एक क्या है सर्कल है, अभी इसमें क्या है एरिया होंगे, यहाँ पे जो रीजन है उसके अंदर यही होगा अपना एरिया। अभी इसको 4 पार्ट्स में तोड़ो, तो ये क्या है, मतलब ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, तो सारे पार्ट को क्या बोलेंगे, एक एक क्या है क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की क्या है क्वाड्रेंट बोलेंगे। अभी इस मतलब ऐसे एक रीजन की हमें एरिया लेना है और पूरा सर्कल की एरिया के साथ हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो मतलब कि जिसको पूछा है उसको ऊपर रखना है, उसके बाद डिवाइड में जिसके साथ पूछा है उसको नीचे रखना है। तो मान लो ये सारे मतलब ये पूरा क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो इसके एक जो पार्ट है इसका एरिया है x, तो सिमिलरली सारे पार्ट्स इक्वली होंगे, ठीक है। तो फिर ये इस पार्ट के लिए भी मतलब इसके लिए भी x आएगा, इसके लिए भी x आएगा, इसके लिए भी x आएगा, इसके लिए भी x आएगा। हमें पूछा किसके साथ, मैंने x इज्यूम किया, ठीक है, x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम नहीं भी करके इसको समझ सकते हो। अभी हमें चाहिए रेशियो किसके साथ, पहले तो एक क्वाड्रेंट के, तो उसको हमें ऊपर रखना है, तो x को मैंने ऊपर रखा। अभी पूरा सर्कल के रेशियो के साथ मतलब पूरा सर्कल के एरिया लेना है। उसके बाद बोला है कि टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, मतलब पूरा सर्कल की एक ही सर्कल है उसकी सारे हमें एरिया लेने होंगे। तो फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, चारों मिला के क्या हो जाएगा 4x। अभी क्या है x क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी ये चारों क्वाड्रेंट मिला के तो वही पूरा सर्कल बना होगा। अभी देखो x x कैंसिल होने के बाद हो जाएगा अपना 1/4, और इसको अगर तुम रेशियो में लिखो तो ऊपर वाला पहले आ जाता है, उसके बाद रेशियो, उसके बाद नीचे वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा अपना करेक्ट आंसर। अभी कंफ्यूज मत होना, 4 को पहले मत लिख देना, क्योंकि उसने पहले क्वाड्रेंट को पूछा, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल या फिर क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल, वो सर्कल की क्वाड्रेंट पूछा है। उसने पूरे सर्कल की मतलब एरिया पहले नहीं लिया, पहले क्वाड्रेंट को कंसीडर किया, ठीक है। तो फिर यही आएगा, मतलब कि जो हमें एक सर्कल, एक क्वाड्रेंट के सर्कल हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, उसके बाद पूरा सर्कल की एरिया को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये रेशियो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन अपना यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लेटरल, यहाँ पे कुछ सॉलिड देकर रखा है, इनमें से कौन सा लेटरल है। लेटरल मींस जिसकी कार्ब सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम होता है, दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन टू बी लेटरल सॉलिड, ओके। तो उसके बाद वही बोला है कि कार्ब सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया द सेम, मतलब कि वो दोनों आपस में सेम रहेंगे। ऐसे टाइप के सॉलिड जिसके कार्ब सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम है, उसको हमें लेटरल सॉलिड बोलते हैं। तो उनमें से यहाँ में से कौन है, मतलब कि यहाँ पे 4 है, इन चारों में से किसका कार्ब सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम है, हमें बताना है। तो पहले बोल रहा है क्यूब। अभी क्यूब क्या है, क्यूब है अपना एक ऐसे टाइप की चीज जिसकी क्या है टोटल सरफेस एरिया तो रहता है, लेकिन कार्ब सरफेस एरिया नहीं रहता है। तो फिर ये अपना ऑप्शन में से ऐसे ही हट गया। तो क्यूबेड भी एक ऐसी चीज हो गया जिसकी क्या है कार्ब सरफेस एरिया नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी रहा क्या है, हेमिस्फेयर एंड हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। अभी इन दोनों में से हमें देखना है, पहले तो हेमी मतलब कि सेमी, एक स्पेयर लो उसको आधा कट कर दो, वो हो जाएगा हेमिस्फेयर, सेमीस्फेयर जो भी बोलो, और दूसरा है अपना स्पेयर। अभी इन दोनों को देखना है, तो देखो पहले मैं एक स्पेयर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मान लो ये है स्पेयर, स्पेयर मतलब कि जो फुटबॉल टाइप की शेप होती है, ठीक है। तो अभी इसको हमें क्या करना है, पहले तो आधा कट करना है, आधा कट करके देखना है। वैसे मैं भी फॉर्मूला ये सब रखता नहीं हूँ, बस क्या है जब भी चाहिए होता है मैं कैलकुलेट करके लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आधा कट करता हूँ तो फिर आधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तुम भी मतलब तुम भी रट लेना ये सब, ऐसे मेरे तरह मत करना। तो फिर क्या है, इसके आधा मतलब कि आधा कुछ ऐसे टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो
कोई भी एक फुटबॉल टाइप की जो शेप है या फिर जो मतलब स्फीयर की जो शेप है उसको अगर आधा कट करोगे तो नीचे की ओर तुम्हें एक फ्लैट एरिया मिलेगा और ऊपर एक कार्व एरिया मिलेगा, ठीक है। तो फिर आधा के लिए मैं वैसे याद रख लिया ऐसे कि ये जो ऊपर वाले आधा है इसके लिए 2πr² है, ठीक है। 2πr² इसकी सरफेस एरिया है। तो एक फुटबॉल को तुम अगर कोई भी एक स्फीयर को तुम काटो, ऊपर की जो आधा एरिया है उसके लिए 2πr² होगा। तो ये हो गया अपना ओनली कार्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये कार्व सरफेस एरिया है। अभी नीचे की ओर भी एक एरिया रहेगा, ये कार्व सरफेस एरिया हो गया। हमें टोटल एरिया चाहिए इसका, तो इसका अगर हम टोटल एरिया निकाल ले तो कार्व सरफेस एरिया और नीचे की एरिया, नीचे एक राउंड शेप का होगा और एक प्लेट का होगा, कोई एक सर्कल का, मतलब वो तो एक सर्कल हो गया ना। एक क्या है, पहली बात तो एक सर्कल टाइप शेप है, एक आधा क्या है स्क्वायर का, तो नीचे वाला क्या होगा, मतलब एक प्योर सर्कल होगा, एक कंप्लीट सर्कल होगा, तो उसके लिए अपना आएगा πr², ठीक है। तो फिर इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा क्या है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया इन दोनों इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा अपना 2πr² एंड 1πr², 3πr²। तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन में से ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में से नहीं होगा, यानी कि हेमीस्फीयर ऑप्शन नहीं होगा। अभी टोटल सरफेस एरिया किसका, हमें स्फीयर का देखना है। अभी देखो स्फीयर का क्या है, जो कार्व सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया है, मतलब कि इसकी क्या है, ऊपर वाले की क्या है 2πr² और नीचे वाले की क्या है, सॉरी 2πr²। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 4πr² इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तुम्हें भी पता होगा। अभी ये 4πr² इसकी कार्व सरफेस एरिया है, एज वेल एज इसकी क्या है जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी यही होगा, क्योंकि इसमें तो इसमें देखो कार्व सरफेस एरिया जब तुम कैलकुलेट करते हो ऐसे होता है, उसके बाद तुम्हारे पास और भी कोई टाइप की एरिया रहता है जो तुम्हें ऐड करना होता है किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ एरिया है ही नहीं। कार्व सरफेस एरिया मतलब कि चारों साइड के जो एरिया जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद हमें ये मिल रहा है, मतलब कि वो कैलकुलेट करने के बाद ये मिल रहा है, अभी कुछ बचा ही नहीं। तो कार्व सरफेस एरिया और क्या है अपना टोटल एरिया दोनों इसमें सेम है, तो अपना ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट माना जाता है। तो उसके बाद बोल रहा है कि, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा देख कर रखा है, उसकी क्या हमें क्लास मार्क चाहिए, किसकी, मीडियन क्लास की। अभी उससे पहले हमें मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। क्लास मार्क का तो एक इजी फॉर्मूला होता है कि क्लास मार्क की फॉर्मूला क्या होता है कि मतलब सम ऑफ लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यही होता है अपना क्लास मार्क की क्या है फॉर्मूला। अभी इसके लिए हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है मीडियन क्लास का। अभी मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास मतलब कि कोई भी एक डाटा का जो मिडिल हाईएस्ट वाला क्लास है उसको अपन बोलते हैं मीडियन क्लास। तो यह एक डाटा है, इसके हमें क्या देखना पड़ेगा, मिडिल देखना पड़ेगा और उनमें से जो हाईएस्ट होगा। अगर मिडिल में बीचों बीच में आ जाए, मान लो 5 डाटा है, ठीक है, तो अपन लास्ट में से 2 हटाएंगे और स्टार्टिंग में से 2 हटाएंगे, बीच में क्या रह जाएगा, मतलब लास्ट में से 2 हटाए और स्टार्टिंग में से 2 हटाए, बीच में अपना ये एक ही मतलब क्या बन जाएगा, एक ही इंटरवल बच जाएगा, वो अपना होगा मीडियन क्लास। लेकिन अगर इवन में रहे तो फिर क्या है, हाईएस्ट वाला लेना पड़ता है हमें, ठीक है, मिडिल में जो हाईएस्ट है। तो देखो यहाँ पे इवन वाले क्या है, हमें वो डाटा देकर रखा है, तो पहले यहाँ से तुम 2 हटा दो और यहाँ में से 2 हटा दो, यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे हमें मिडिल हाईएस्ट लेना है, तो फिर मिडिल में ये दोनों है, ठीक है, ये इस डाटा में ये दोनों मिडिल है, उसमें हमें हाईएस्ट वाला लेना है, तो फिर ये वाला होगा हाईएस्ट, और यही हमारा कहलाएगा कि क्या, मीडियन क्लास। अभी इस क्लास का हमें चाहिए क्या है, इस क्लास का हमें क्लास मार्क चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, तो फिर वो क्लास मार्क इस फॉर्मूला में बैठा दो। तो क्या है, लोअर बाउंड्री मीन्स 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस, उसके बाद अपर बाउंड्री दैट मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमें मिलेगा क्या है, 5 प्लस 0 विच इज 5 एंड 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको क्या है कट करूं, 2 जाएगा 12 में 6 टाइम्स, क्या बचेगा, मतलब कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद 2 बचेगा, 2 जाएगा 5 में क्या है, 2 टाइम्स, तो उसके बाद क्या है, एक रह जाएगा, और अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 10 बन जाएगा, यानी कि 62.5 ऐसे कटेगा। तुम अच्छे से देख लेना, ठीक है, तुम्हें जैसे भी डिवाइड करना आता है। तो वो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है अपना डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन द टेस्ट मैच, यानी कि टेस्ट मैच खेला गया है, वहां पे बैट्समैन लोगों ने जो स्कोर बनाया, जो रन्स बनाए हैं, वो हमें देकर रखा है। ऊपर वाले जो क्या है रोज है उसमें क्या देकर रखा है, हमें रन्स मतलब रन्स की स्कोर देकर रखा है, और नीचे वाले में बैट्समैन की नंबर। अभी इस
डाटा में से हमें बताना है कि द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, हमें यहाँ से देख के बताना है। अभी एक मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास यानी कि ऐसे क्लास जिसमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशन किया गया हो या फिर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन मिला होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूं, मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्लास 10 का जो एग्जाम्स है वहाँ पे एक हाफ ईयरली एक एग्जाम किया गया है जहाँ पे 0 to 100 मार्क्स था। वहाँ पे क्या है, मैं अगर सारे मार्क्स को एक एक इंटरवल बना दूं, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके 100 तक अगर बना दूं, मतलब कि मार्क्स के जो मार्क्स मिला होगा स्टूडेंट्स को, वो मार्क्स के अगर बना दूं, अगर एक ऐसा जरूर मिलेगा, मतलब एक ऐसा रेंज जरूर मिलेगा, मान लो 70 to 80, उस रेंज में क्या है, बहुत ही सारे क्या है लोगों ने मार्क्स अटेंड किया होगा या फिर बहुत ही सारा लोगों को मार्क्स मिला होगा। मान लो 100 लोगों के एग्जाम था, वहां पे 50 या फिर 60% लोगों ने एक ही रेंज पे उस वहां पे मार्क्स मतलब मार्क्स अटेंड किया है। तो फिर वो वाले जो इंटरवल होगा, वो वाले जो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री को अपन बोलते हैं मॉडल क्लास। यानी कि वहां पे ज्यादातर रिपीट हुआ होगा या फिर यहाँ पे ज्यादातर क्या है, अपना वैल्यूज आया है, ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो फिर उस टाइप की जो हमारा क्लास है उसको अपन बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पे पहले जो क्या है, पहले जो क्लास है वहां पे 5 बैट्समैन ने ये स्कोर बनाया है, तो फिर ये अपना मॉडल नहीं है। तो फिर इनमें से हाईएस्ट कहाँ पे ज्यादातर रिपीट हुआ है? वहां पे 10, जहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी है। यानी कि शॉर्टली तुम ये भी मान सकते हो अपना कि मॉडल क्लास वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है? इसका। यानी कि यही ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, ये वाली क्लास ही क्या है, ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो ये वाले क्लास मतलब ये वाली क्लास क्या है, अपना मॉडल क्लास है। ठीक है, मॉडल क्लास, मीडियन नहीं, मॉडल, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे इस क्लास के हमें लोअर लिमिट चाहिए। अभी लोअर लिमिट क्या है, कहाँ है? ये है 4000। तो फिर 4000 ऑप्शन कौन सा है? अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे डाई थ्रो किया जा रहा है, हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज ए श्योर इवेंट, यानी कि उसके तहत कौन सा इन चारों में से एक श्योर इवेंट होगा? श्योर मीन्स वो होगा ही होगा, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता है, उसको अपन बोलते हैं श्योर इवेंट। और उसका अगर कोई एक इवेंट श्योर है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, ये चीज मतलब नोट्स में लिखाया जाता है। तो फिर अभी क्या है, पहले में बोल रहा है गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 6, 1 और 6 के बीच में एक नंबर मिलना। यानी कि एक डाई जब तुम शुरू करोगे, एक डाई में क्या नंबर होता है? अगर 1 to 6 तक अगर लोगे तो फिर हमें मिलेंगे 1 2 अप टू ऐसे करके 6 तक मिलेंगे। ठीक है, 6 क्या है, साइड्स होते हैं, तो फिर 6 नंबर ही वहां पे रहते हैं, ये सारे मिलेंगे। अभी पहले में बोल रहा है कि गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 6, 1 से 6 तक, मतलब बिटवीन। ठीक है, मतलब कि इसके बीच में 2 से लेके 5 तक। ठीक है, ये नंबर की बात कर रहा है, मतलब 2 3 4 5 अप टू 5 तक ये नंबर्स की बात कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या ये श्योर हो सकता है कि हमेशा अगर आ गया तो सही बात है, 2 to 5 अगर कोई नंबर आ गया तो सही बात है। अगर ना आके 1 और 6 इन दोनों में से अगर कोई आ गया तो फिर ये वाले लाइन तो अपना श्योरिटी देगा नहीं, मतलब इसमें इतना श्योरिटी मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 और 6 भी आ सकता है। उसके बाद सिमिलरली बी में बोल रहा है कि गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा ऑड नंबर। अभी देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने हैं, मतलब 1 to 6, 1 to 6 में अगर देखूं मैं ऑड नंबर तो 1 3 और 5 है, और इवन नंबर क्या है 2 4 एंड 6 है यहाँ पे। तो फिर वो बोल रहा है कि 1 3 और 5 इसमें क्या है, इसमें से एक आएगा। वो भी श्योर नहीं है क्योंकि इवन भी आ सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी श्योर नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों को जाने के बाद, इन दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास बचता है ये दोनों। यहाँ पे बोल रहा है कि गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा इवन नंबर। अभी इवन नंबर भी नहीं होगा, जैसे ऑड नंबर नहीं हुआ, इवन आ सकता है। अगर इवन तुम लोगे तो ऑड भी तो आ सकता है ना, तो फिर मतलब ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, यानी कि 6 से लेके छोटा नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेके इंफिनिटी तक या फिर एन नंबर तक जो नंबर जाते रहते हैं उसका अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वो नंबर को वो नंबर ही होगा, वो 7 से छोटा है ऑब्वियसली। एक डाई में क्या है, नेचुरल नंबर रहता है अप टू 6 तक, यानी कि 7 से छोटा तक। ये सारे की बात ऑप्शन 4 में इसने किया है, तो फिर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता है और कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। तो फिर क्या है, ये अपना ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 19 और 20 नंबर पे एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस दिया है।
जहाँ पे हमें 4 ऑप्शन रहते हैं। हमें पता है कि पहले ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू होते हैं और रीजन अपना क्या होता है, करेक्ट होता है। और दूसरे ऑप्शन में है क्या है, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू होता है बट रीजन हमारा करेक्ट नहीं होता है। और तीसरे में क्या है, असर्शन करेक्ट लेकिन रीजन, बट रीजन क्या है, करेक्ट नहीं है। और चौथे में असर्शन क्या है, फॉल्स होते हैं और जो अपना रीजन है वो करेक्ट होता है। ये 4 ऑप्शंस हमारा हर क्वेश्चन में फॉलो होता है, ठीक है, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में। अभी पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी कि दो नंबर, उसकी एलसीएम, एलसीएम की क्या है, एक फैक्टर, सॉरी एचसीएफ क्या है, एलसीएम का एक फैक्टर है। मान लो मैं दो नंबर लेता हूँ, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी मैंने दो नंबर लिया, तो अभी इसका एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, इसकी रिलेशन क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो मैं वो लगाऊं तो ऐसे आ जाएगा। अभी ये एचसीएफ क्या है, वो एलसीएम की क्या है, एक फैक्टर होगा, वो पूछ रहे हैं। अभी ये ऑब्वियसली होता ही है। एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एचसीएफ का मीनिंग होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की मीनिंग होता है या फिर फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एचसीएफ को अगर तुम देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसे फैक्टर जो क्या है सबसे बड़ा है और कॉमन होता है किसमें, ए एंड बी में। अगर ए बी की मैं दो चीज निकालू, एक तो सब सारे के सारे फैक्टर निकालो और सारे के सारे मल्टीपल निकालो, तो उनमें उन फैक्टर में से मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसी को अपन बोलेंगे क्या है, एचसीएफ, ठीक है। और मल्टीपल अगर मैं निकालू, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो होगा अपना एलसीएम। अगर मैं मतलब इसकी मीनिंग से देखो, ठीक है, ये अपना फर्स्ट डेफिनेशन होता है। तो अभी एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ क्या है, एलसीएम की क्या है, एक फैक्टर है। तुम ऐसे कोई एग्जांपल लेकर समझ सकते हो। मान लो मैं दो और तीन की एग्जांपल लूं, सॉरी ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, चार का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चार का एग्जांपल अगर मैं लूं तो चार का जो मतलब एचसीएफ होगा वो, सॉरी चार का जो क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो होगा 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर। और अगर मैं 8 का लूं, 8 का लो वो होगा 2 क्यूब। अभी तुम्हें फैक्टर मतलब एचसीएफ निकलना आता है, जो लीस्ट पावर है उसको लेना पड़ता है, यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 ही होगा अपना एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ये मैंने मतलब एक्सप्लेन किया था, लीस्ट पावर लेना होता है, जो 2 की लीस्ट पावर है। तो फिर लीस्ट पावर क्या है, ये होगा। इन दोनों में से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लिस्ट कौन सा है ये। अगर कोई मतलब कॉमन कॉमन पहले बात तो कॉमन होना पड़ेगा, उसके बाद उनमें से लीस्ट पावर लेना होगा, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और हाईएस्ट पावर तुम अगर ले लोगे वो हमारा एलसीएम हो जाता है। अभी देखो इस एचसीएफ इस नंबर मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या है, एलसीएम जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, मतलब कॉमन में जो बड़ा पावर है उसको अपन एलसीएम बोलते हैं। तो ये होगा अपना एलसीएम, क्यों, ये वाला पावर बड़ा है और ये वाला पावर छोटा है, तो इसलिए ये एलसीएम बनेगा, इसलिए ये एचसीएफ बनेगा। अभी ये 8 को ये 4 जरूर डिवाइड करेगा ही, यानी कि हर केसेस में तुम्हें मिलेंगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ की क्या है, मतलब फैक्टर होता है। और एचसीएफ क्या है, सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इसलिए हो जाता है। मान लो अगर एचसीएफ 4, ये 4 इस 4 को भी डिवाइड करेगा, ये 4 मतलब ये 4 ये 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जो दो नंबर हमने लिया था उसी को भी डिवाइड ही करता है। तो अपना असर्शन क्या है, असर्शन अपना करेक्ट होता है इस क्वेश्चन में। और रीजन में बोला है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स, ऑब्वियसली इसीलिए तो हुआ। एचसीएफ क्या होता है, पहली बात तो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। और जो हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट एक ऐसे नंबर, हाईएस्ट एक ऐसे फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो वही एचसीएफ क्या है, इन मतलब वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के बोला है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, दो नंबर्स की एचसीएफ क्या है, हाँ डिवाइड करता है बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स को ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो अपना रीजन भी क्या होता है, करेक्ट ही हो जाता है, ठीक है, रीजन भी करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, पहला, जहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट है पहली बात तो, और रीजन भी क्या है, इसका इसका करेक्ट लॉजिक यही है। तो फिर अपना ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी फॉर हु इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एंड ए इज कंसिस्टेंट इज 4। पहली बात तो हमें क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन देकर रखा है, उसकी जो वहां पे जो p एक कांस्टेंट है या फिर कोई x की जो पहले जो चीज है कोफिशिएंट है, सॉरी y की जो कोफिशिएंट है वो क्या है, p है, उसकी वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 4 होगा। कब होगा, जब ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट हो। अभी कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशंस आता है, ठीक है। एक तो मैंने लिखा है था एक ऐसे करके a1/a2
वो नॉट इक्वल होगा b1/b2 के साथ। और तीसरा ये जब होता है, जब इंटरसेक्टिंग होता है, और दूसरा है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए वो है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, c1/c2 ये कंडीशन अपना तीसरा मतलब जो लास्ट वाला कंडीशन था। अभी वो बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हुआ ये दोनों इक्वेशंस तो फिर हमारे पास वो वैल्यू 4 आएगा। तो देखते हैं, पहले मैं ये वन इससे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इससे आसानी से हो जाएगा, इक्वल है। तो फिर a1/a2 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ a1/a2 b1/b2, और मैं ज्यादा लिखूंगा भी नहीं, रुको उधर है ना, डायरेक्ट वैल्यू बिठा देता हूँ। ठीक है, a1/a2 यानी कि x के आगे जो है 4/p, 4/p इज इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि p डिवाइडेड बाई b2 यहाँ पे क्या है 2, p डिवाइडेड बाई यहाँ पे b2, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई क्या था, 4 डिवाइडेड बाई 2 था, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई p नहीं था, 4 डिवाइडेड बाई 2, और 4 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये p डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई क्या है, 8 डिवाइडेड बाई b2 है, 8 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो, अभी अगर मैं पहले इन दोनों में से देखूं तो 2 कैंसिल होके p की वैल्यू यहाँ से भी हमारे पास 4 ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन रुको, अभी यहाँ तक तो सही है। अगर मैं नीचे नीचे किससे अगर इधर से मैं 2 कैंसिल करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू निकाल दूं, यहाँ पे 4 आ जाता है। लेकिन क्या है, यही क्या है अपना सफिशिएंट कंडीशन है क्या, इसके अलावा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है क्या। दूसरे में देखो, दूसरे में बोल, ये तो कंडीशन हमारा गया। ठीक है, इस कंडीशन से यहाँ पे p की वैल्यू 4 आया, क्योंकि उसने कंसिस्टेंट बोला। कंसिस्टेंट की सॉरी कंसिस्टेंसी की और एक कंडीशन भी तो है, वो क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। यानी कि ये चीज, ये जो अपने निकाला था ये नॉट इक्वल भी है। यानी कि अगर मैं पहले बात तो इक्वल के लिए अपना ये वाला 4 आ गया। ठीक है, इससे इससे अपना ये 4 आ गया। अगर मैं इससे इससे लाऊं, इससे लाने पे क्या होगा, ये सीधे नॉट इक्वल होगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल क्या है, p डिवाइडेड बाई 2, और इससे 2 अगर मैं ऐसे हटाऊं तो फिर रह जाएगा p इज नॉट इज इक्वल्स टू 4। अभी इस इक्वेशंस में, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में p की वैल्यू 4 ना होने पे भी ये कंसिस्टेंट ही रहेगा, और होने पे भी मतलब p की वैल्यू 4 होने पे भी ये कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे ओनली 4 बोला है। ठीक है, और मतलब 4 होगा भी और 4 ना होने पे पर भी ये इक्वेशंस क्या रहेंगे, हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। तो फिर असर्शन में क्या है, 4 तो दिया है लेकिन ओनली 4 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर असर्शन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि जब 4 की वैल्यू p की वैल्यू जब 4 नहीं होगा तब भी ये क्या है, ये अपना जो एक क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट रहेगा। दूसरे में बोल रहा है कि द सिस्टम, ये मतलब जो अपना जनरल इक्वेशन है, a1/a मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये जो मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इज कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली जब ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, क्योंकि लाइन दोनों आपस में कोइंसाइड करता है, मैंने पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो इफ ये कंडीशंस अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, जो इससे निकलता है, ये तो सही है। क्योंकि जब तुम इससे यूज कर रहे हो, ये वाले इक्वेशन यूज कर रहे हो या फिर ये वाले कंडीशन यूज कर रहे हो, तुम्हें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो लॉजिक जो देकर रखा है लॉजिक करेक्ट है, लॉजिक 4 आने पे अपना एसर्शन, सॉरी ये वाला लॉजिक लगाने पे, ये वाला कंडीशन लगाने पे अपने को 4 आ रहा है। ठीक है, जो एसर्शन में 4 दिया है, यानी कि और रीजन अपना करेक्ट है, इस रीजन से ये 4 आ रहा है। लेकिन एसर्शन, सॉरी रीजन करेक्ट हो गया, लेकिन जो एसर्शन में है वो वहां पे 4 ही सफिशिएंट नहीं है, उसमें हमें क्या है 4 नहीं भी होगा तब भी अपना क्या है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगा। यानी कि हमारा क्या है, एसर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीजन अपना करेक्ट है। तो फिर ऐसा किस में होता है, एसर्शन करेक्ट बट सॉरी यहाँ पे रीजन करेक्ट है। ठीक है, रीजन करेक्ट है और एसर्शन करेक्ट नहीं है, तो फिर रीजन करेक्ट एसर्शन करेक्ट नहीं है, तो फिर ऑप्शन डी यानी कि इस क्वेश्चन में अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और इसमें था ऑप्शन ए। तो यही था हमारा क्या है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस 20, जो पहले 20 क्वेश्चंस थे सीबीएसई 2025 बेसिक्स के। तो अगले क्वेश्चंस में मैं अगले और भी पेपर लेके आता हूँ। तो मैं इसके लिए वीडियो को यहाँ तक ही मतलब एंड कर रहा हूँ। तुम्हें अगर थोड़ा भी हेल्प वगैरह हुआ होगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, जो कि वाकई मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। बीच में मैं बहुत दिन नहीं था, मेरा सेमेस्टर की एग्जाम चल रहा था,
तो अभी एग्जाम वगैरह खत्म हो गया है, अभी मैं फ्री हो गया, तो अभी मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। वैसे और भी थोड़ा बहुत काम साम रहते हैं, तो उसके लिए सॉरी, ज्यादा मतलब बहुत बहुत दिन लेट होने के लिए। तो लाइक बैक कर देना प्लीज। और आज के लिए मैं जाता हूँ, तो किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।